ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कहता है वेक्टर सबको पता है, अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये तो हमें पहले से अंदाजा है कि एक वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद हो तो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। द टू वेक्टर कैन मल्टीप्लाइड यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये ए और बी वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी of two vector is another vector that is a right angle to both। कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो भी एक वेक्टर ही होगा जो कि दोनों वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी ऑफ टू वेक्टर इज अनदर वेक्टर दैट इज राइट एंगल टू बोथ। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, और डॉट प्रोडक्ट में क्या था कि अगर आप लोगों के पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं तो हम उसे नोटेट डॉट प्रोडक्ट करने के लिए ए डॉट बी कर देते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। तो हमारे पास एक वेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं ए डॉट बी, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक स्केलर नंबर होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर नंबर। लेकिन अभी हम लोग करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जब हम लोग करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, एक, ये जो चीज हमने अभी फाइंड आउट की है इसका रिजल्ट क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ठीक है, याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है, स्केलर। अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का एक वेक्टर होता है। और साथ वो ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है। यानी ये पहले के साथ अगर एंगल देखें तो वो भी 90 डिग्री होगा, और जो दूसरे के साथ एंगल है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों के साथ एंगल जो सा है वो इसका 90 डिग्री होगा, यानी इसका इसके साथ एंगल जो सा है वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये अभी कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो वेक्टर्स जो हैं वो दो तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक ए डॉट बी, और ए डॉट बी का रिजल्ट क्या होगा, ये होगा आपके पास एक स्केलर। और ए क्रॉस बी का आंसर क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आता है वो दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा होता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी सबको क्लियर है? ये क्लियर है भी सबको? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अच्छा, आगे वो ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद द वेक्टर ए एंड बी साइड्स। क्या कह रहे हैं कि आपके पास जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आपके पास दो वेक्टर इस तरह से मौजूद हैं, ठीक है, तो इन दो वेक्टर से आप अगर इसके पैरेलल एक और वेक्टर ले लें और इसी तरह से इसके पैरेलल एक और वेक्टर ले लें, तो ये वाली जो चीज अंदर आती है, ये वाली सारी, तो ये वाला एरिया जो सा है वो क्या होगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी निकल रहा है, अगर हम लोग उसकी मैग्नीट्यूड ले लें, यानी उसको हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, तो मैग्नीट्यूड जो एक्चुअली क्या होगी वो होगी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी जो आपके पास एक पैरेललोग्राम बनेगी उसका एरिया होगा। इस पे कोई कंफ्यूजन भी? ये आपके पास पैरेललोग्राम ये बनी हुई है, ये वाला जो बी वेक्टर है वो इसके इस तरह से भी आ रहा है ये वाला, और इसी तरह से ये वेक्टर ए है। तो इन सबको आपस में जब आपने देखा तो ये एरिया बन गया। तो इस एरिया जो है वो एक्चुअली ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होगी। तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है। मसलन अगर आपके पास ए वेक्टर ए है
ठीक है, ए वेक्टर ए अगर आपको गिवन है, लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो आपको वेक्टर गिवन थे। फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर गिवन है इन 3 डिमेंशन में 3, 2, 3 एंड 1। और इसी तरह से बी वेक्टर अगर आपको गिवन है 1, 1, 1, अज्यूम कर रहा हूँ 1, 1, 1। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने क्वेश्चन पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है जनाब, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो जब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा आपको, ए क्रॉस बी और फिर इनके मैग्नीट्यूड ये फाइंड आउट करनी होगी। तो अच्छा, अब हमारा ये तो था टेक्निकली जो हम लोगों ने एक तरह से कंसेप्ट सीखा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हमें ये फाइंड कैसे करना है। ठीक है, हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है, हम अब उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये एक आप लोगों को छोटी सी एक सिमुलेशन बताई हुई है। सिमुलेशन ये बताई हुई है कि आपके पास इस तरह से अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये जो आपके पास ब्लू कलर का है ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये वेक्टर जो उनसे है ये इसकी डायरेक्शन जो उनसे अपवर्ड या डाउनवर्ड आ रही होती है। ठीक है, तो ये आपके पास है। उसके बाद अगला वो ये कहते हैं कि अगर क्या हो कि उसकी डायरेक्शन जो सी है, अब गौर कीजिएगा एक चीज। अच्छा, अब ये देखो, ये ए और बी बिल्कुल एक लाइन में है, और ए और बी एक लाइन में है लेकिन डायरेक्शन इनके बिल्कुल अपोजिट है। तो गौर कीजिएगा जो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो जीरो वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको पता भी चल जाएगा कि ये आंसर में क्या आएगा, 0, 0, 0, जीरो वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो और वो फिर एक लाइन में आ जाए, ठीक है, तो उस वक्त भी ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला ए क्रॉस बी जीरो ही आ जाएगा। तो वो यहाँ यही बताता है कि ए एंड बी अगर सेम या अपोजिट डायरेक्शन हो तो आपके पास ए क्रॉस बी की लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ए क्रॉस बी की लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी जब उनका वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी उनके अंदर 90 का एंगल होगा तो, या फिर 270 का एंगल होगा ये। तो ये अगर आप देखें, अगर ये सपोज कर लेते हैं कि ये 90 का एंगल है तो इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी। इसी तरह से अभी यहाँ देखो ये 270 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी वो मैक्सिमम आपके पास उसकी लेंथ हो जाएगी। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्स बनते हैं तो मैक्सिमम लेंथ आती है। जब वो 180 या जीरो एंगल, 180 मतलब अपोजिट डायरेक्शन और जीरो मतलब सेम डायरेक्शन, तो उस वक्त उनका लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा आ रहा है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू एन। अब गौर कीजिएगा कि वहां पे जो हमने ए डॉट बी पढ़ा था वहां थे साइन की जगह कॉस आ जाता था। तो यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, साइन की जगह कॉस की जगह साइन आ रहा है और साथ एक एन वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन, और एन ही एक्चुअली वो वेक्टर है जो कि आपको ए क्रॉस बी को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ए बी और साइन थीटा ये तो एक स्केलर नंबर आ जाएगा और जो साथ एन आ रहा है वो वेक्टर बन जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। और ये आपको ए का पता है कि ए मैग्नीट्यूड है बी मैग्नीट्यूड है, थीटा जो सा है वो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर है। ये वाला एंगल आपके पास आ रहा है, ये वाला एंगल आपके पास आ रहा है ए और बी के दरमियान एंगल। और फिर एन क्या है, यूनिट वेक्टर है और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। और याद रखना, अगर आप लोगों को कभी भी
ये कहा जाए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो असल में डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हो, कैसे करना है ये भी हम सीख जाते हैं अभी। ठीक, यहाँ तक मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन, ये वाला जो अभी यहाँ तक ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इस जगह तक। डायरेक्शन वाली बात दोबारा बताइएगा। ये अभी मैं बताता हूँ, डायरेक्शन को छोड़ दें, बाकी सारा क्लियर है। सर आपने लास्ट क्लास में कहा था कि एक का हम मैग्नीट्यूड जब एक टाइम पे एक बच्चा बोल ले। सर आपने लास्ट क्लास में कहा था कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट एक स्केलर होता है जो कि एक तीसरे डॉट वेक्टर से प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई नहीं होता। नहीं अच्छा, डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लें तो उनका आंसर स्केलर नंबर आता है। ये क्रॉस में वो नहीं होगा, ठीक है सर। क्रॉस में वेक्टर आएगा, ओके सर। फर्क है ना। डॉट लेंगे तो हमेशा स्केलर आएगा, क्रॉस करेंगे तो हमेशा वेक्टर आएगा। ओके जी, एक दूसरी लड़की को क्वेश्चन पूछ रही थी। सर क्या हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे ए का? वो तो लास्ट क्लास में भी तो हमने मैग्नीट्यूड लिया था ना कि कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। मसलन अगर आपके पास ए वेक्टर है, याद आ गया? जी सर, वो मुझे आ गया मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं। जी, ये सपोज करें 3 1 एंड 2 है। जिन लोगों को अभी ज़बानी याद नहीं है वो दोबारा देख लें, क्योंकि ये फिर अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अगर आपके पास एक वेक्टर है तो अभी आपको इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हम लोग निकाल लेते हैं इससे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 14। तो ये आ गया, क्या आ गया आपके पास? 14, 3.7 14 या 3.7, 14 अंडर रूट। तो ये आपके पास क्या आ गया जनाब? ये आ गया आपके पास एक लेंथ ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। 3.7 आ रहा है बच्चे? जी सर 3.74 74। अच्छा, ये आपके पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, अब अगर हम लोग इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वेक्टर को डिवाइड कर दें इसकी मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को क्या करें? डिवाइड कर दें इसकी मैग्नीट्यूड से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, क्या आएगा? 3 डिवाइड बाई 3.4, क्या आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3.4, 74। क्या आंसर आ रहा है? 0.801। ये आ गया आपके 0.802 पास 0.801, 801। दूसरा नंबर 1 डिवाइडेड बाई, दूसरा क्या आएगा? 0.267। 0.267। और तीसरा 1.06 नहीं, 1 पॉइंट कैसे आएगा? 0.534। सर 4 डिवाइड बाय 3.74 किया है। 2 डिवाइड बाई 3.74 करें ना। हाँ, 0.5 ठीक है 34। 34 34। अब ये जो आपके पास आया है ना, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है आपके पास? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका? ए का। ए का यूनिट वेक्टर, इसमें कोई कंफ्यूजन? मतलब ये n आया है। ये एक्चुअली नहीं, ये एन नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है। एन का मैं बताता हूँ, सर तो वो लिखा तो है n इज द यूनिट वेक्टर। ऐड करना है। वो बताता हूँ ना, बताता हूँ। ये ए का यूनिट वेक्टर है। ये किसका है? ए सर का ये ऐसे यूनिट वेक्टर। कोमा लगा के अलग अलग यूनिट वेक्टर आएंगे कि ये इसको ऐड कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ये देखो 3 1 2, ये वाला, ये आपके पास एक वेक्टर है, ऐसा ही है। जी और 3 कॉमा जी 1 कॉमा 2 यही है। जी यहाँ पर भी 3 डिवाइडेड बाई 3.74 हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 3.74 हो रहा है, और 2 पॉइंट, तो फिर तभी वेक्टर बनेगा कि इसके 3 कंपोनेंट बन रहे हैं, 3 या 2 कंपोनेंट जो भी बनते होते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर आ रहे हैं, तो इसलिए पहला नंबर कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा, तो वेक्टर ये कंबाइन एक चीज बनती है, इस सारे को वेक्टर बोलते हैं, ये वाली सारी।
ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर? इस ए का यूनिट तो वेक्टर। सर 3.74 कहाँ से आया था? ये मैग्नीट्यूड है ना, सर वो तो एक 7 खाली 7 में आया था। देखो ना, 14 का मैग्नीट्यूड। 9 + 1 + 4 अंडर रूट, तो ये 14 का स्क्वायर रूट 3.74 होता है ना। सर 14 का 7 नहीं होता? स्क्वायर जी रूट जी बच्चे लोग, समझ आ गया थी। जी सर आ गए समझ। ठीक हो गया। और किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये यूनिट वेक्टर किसका निकला है? ए का। इसमें कोई कंफ्यूजन भी? अच्छा, यहां तक जब आपके पास पहुंच जाते हैं तो ये जो n है, ये एक्चुअली क्या होगा? एक एक्स्ट्रा वेक्टर होगा जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि जब हम a क्रॉस b अगर हम जब फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग c का नाम दे दें, इसको क्या नाम दे दें? c, तो वो a क्रॉस b जो आपके पास c आ रहा है, इसकी जब हमने मैग्नीट्यूड निकाल के उसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग a और c मैग्नीट्यूड से, तो वो जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो एक्चुअली n होगा। ठीक है, तो हम a क्रॉस b सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर a क्रॉस b को हम लोग क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। जब ये यूनिट वेक्टर निकलेगा तो वो n कहलाएगा। वो कैसे करना है अभी आगे कैलकुलेशन आती है, फिर देख लीजिएगा, अभी इसको फिलहाल छोड़ दें। तो n is a unit vector which is perpendicular to both a and b। ये राइट एंगल का मतलब होता है परपेंडिकुलर है। अच्छा, आगे ये जनाब इसकी कैलकुलेशन आ रही है। एक तरीका तो ये है ना आप लोगों के पास, कि आपको अगर मैग्नीट्यूड दी हुई है पहले वेक्टर की, दूसरे वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड दी हुई है, एंगल भी दिया हुआ है और n यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है, तो इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर कंपोनेंट गिवन हो, यानी पॉइंट्स वो जैसे ये आपके पास कंपोनेंट है 2 3 4 5 6 7, तो आप लोग क्या करोगे? ये फार्मूला हमारे पास गिवन है, उस फार्मूले की मदद से रिजल्ट निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और दूसरा कंपोनेंट ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, तीसरा कंपोनेंट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी वाई। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास a क्रॉस b आ गया -3 6 और -3। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई कि बता दें। कैलकुलेशन कैसे हुई है? यस सर। ये देखो आपके पास a वेक्टर जो है वो आ रहा है ax, ये यहाँ ये फिगर को देखें, a वेक्टर आ रहा है ax ay और az, यानी इस सूरत में ये 2 जो है वो ax है, 3 ay है और 4 क्या है? az है। इसी तरह से bx 5 है, 6b y है और 7b z है। ठीक हो गया? तो फार्मूलों में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नो अच्छा, सर। सबको क्लियर हो गया? यस सर। आप में से कितने लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? सर सबको ही आता है। आना चाहिए सबको। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो क्या सॉल्व कर सकते हो? ये मैं लिख रहा हूं यहाँ, सी एक्स सी वाई सी जेड। टू समझ नहीं आ रही? 3 4 और 5 6 7। थोड़ा बड़ा करके लिख लें सर। अच्छा, सी एक्स, ये आप अपनी कॉपियों पे लिख लो साथ,
CY CZ 2 3 2 3 और 4। इस डिटर्मिनेंट को जरा सॉल्व करें, देखें क्या आंसर आता है। जी कर रही हैं? फर्स्ट रो CX, यहां क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो 21 और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, यही आएगा। 21 माइनस माइनस क्या आ जाएगा? 24। ये 24 कहां से आया? 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया। 6 और 4 को, 3 7 21 एंड 6 एंड 4। यहाँ पे अब दूसरा एलिमेंट CY है। CY का साइन क्या होता है? माइनस होता है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम और CY। अच्छा, उसके बाद इसके साथ एलिमेंट कौन से आएंगे? यहाँ क्या वैल्यू लिखेंगे? 14 minus 20 14 माइनस 20, 14 माइनस 20 और लास्ट वाला क्या आ जाएगा आपके पास? 12 minus 15 साइन आएगा, क्योंकि इसका साइन क्या होता है? C3 का या CZ का पॉजिटिव। और अब आ जाएगा, क्या आएगा जनाब? CZ। आगे क्या 12 लिखेंगे? minus 12 minus 15 12 माइनस 15, 12 माइनस 15। अच्छा, अब इधर क्या आ जाएगा? 21 में से 24 निकाल दें, क्या आएगा? 21 माइनस 24, minus 3 3 CX। 14 में से 20 निकालें, माइनस 6, वो minus माइनस 6 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया, plus 6 plus 6 प्लस 6 CY प्लस 6 CY और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? माइनस माइनस 3 3 माइनस 3 Z। 3। अच्छा, अब यहाँ देखो आप लोगों के पास, इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ। पहला कंपोनेंट क्या आ रहा है? -3। दूसरा कंपोनेंट 6 और तीसरा कंपोनेंट -3 -3। और चेक करें, ये तो वही रिजल्ट नहीं है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ये फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो दो गिवन वेक्टर्स हैं उनको इस तरह से लिख लेना है, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, और ऊपर आपने जो मर्जी लिख लें। आप ABC लिख लें, CX CY CZ लिख लें, जो मर्जी लिख लें। ठीक हो गया जी? ठीक होगा सर। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है तो उस डिटर्मिनेंट की मदद से हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक हो गया? और फार्मूला वगैरह हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं एक स्टेप, अगर हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो वो मैग्नीट्यूड क्या आएगी? या मैं इस तरफ लिख रहा हूं, यहां जी। अगर आपके पास A क्रॉस B निकला है, A क्रॉस B जो आपके पास क्या निकला है? -3 6 और -7, A क्रॉस B। अच्छा, अब जब आप A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड लें, देखें क्या आती है। डायरेक्टली मुझे लिखवा दें। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर
36। 36 सर 3√6 आंसर आ रहा है। अभी 1 मिनट ठहरें। और लास्ट में क्या आता है? सर 9 -3 9। सर ये तो 9 7.34 आंसर बन रहा है। ये टोटल इसका स्क्वायर रूट लें, क्या आता है? सर ये 54 7.34 पॉइंट 7.14 में छोड़ दें, पॉइंट ना करें, वो वैसे ही सर लंबा चौड़ा होगा। 3√6 306। अच्छा, अब आप लोग अगला काम ये करें, 306 A क्रॉस B को डिवाइड कर दें A क्रॉस B। ओहो, अच्छा, A क्रॉस B को आपने डिवाइड करना है इसकी मैग्नीट्यूड से। A क्रॉस B डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या आएगा? पहला नंबर है 3 -3, 3 से कट कर -1/6 आ जाएगा। √6 हाँ जी, √6 आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा? 6 ये 2/√6। सर ये सर दूसरा आ जाएगा √6/3 6/√3 से 12 over सॉरी under root 6/3 √6 आ जाएगा ये √6/3 नहीं आएगा जो मैंने लिखा है। सर 12 over under root 6 हो जाएगा। नो नहीं, सर 12 क्या, वो देखो ना, आपने 6 को डिवाइड किया 3/6 से, 3 और 6 कट के 2 रह गया, तो 2 और नहीं सर आपने 3/6 से नहीं किया, आपने 3 √6 से किया, तो वो बनेगा √6/3 6/3। यस सर सही कह रहा है। सॉरी, क्या कह रहे हो? सर हमने 6 को डिवाइड करना है 3√6 से, हाँ जी, तो आंसर बनता है √6/3। अच्छा चलो ठीक है। ये आपने जो लिखा है, इसके बाद अगली वैल्यू क्या आएगी? अगली वैल्यू √6/6 √6/6 और -1 माइनस over √6 1 आएगा। over -1/√6 आएगी। √6। अच्छा, आप लोग पता है जो काम कर रहे हो या आप लोग कैलकुलेटर से जो कैलकुलेशंस कर रहे हो, उसमें हो क्या रहा है? उसमें ये हो रहा है कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो टर्म है आपके पास, ये वाली पहली, इसको सारी की सारी टर्म को √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब सारी टर्म को मल्टीप्लाइड किया तो ऊपर आ गया -6, ठीक है, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर आ गया √6, ये आ जाएगा -√6, और नीचे आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा टर्म जो किया उसको भी यही काम किया, तो उसमें क्या आ जाएगा, 2 √6/3 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी टर्म जो सी है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, वो भी आ जाएगी -√6/6। तो कैलकुलेटर एक्चुअली शायद ये रिजल्ट दे रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि √6/6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और डिवाइड किया हुआ है। तो वो डिवाइड करने की वजह से वो क्यों किया हुआ है कि डिनोमिनेटर में वो चाह रहे हैं कि अंडर रूट ना आए, तो वो न्यूमिनेटर में सारे अंडर रूट ले गया है, तो उस वजह से √6/6 से मल्टीप्लाई किया है। अदरवाइज इससे ऊपर वाला स्टेप भी ठीक है, और अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट आएगा, ये वाला, ये रिजल्ट कैलकुलेटर से डायरेक्ट आएगा। और अगर आप जुबानी कैलकुलेशन करोगे तो फिर ये स्टेप बनेगा, उसके बाद ये स्टेप बनेगा, तो आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। तो ये बात सारी क्लियर हो गई भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, ये जो वेक्टर एंड पे आया है, ये जो अभी अभी हम लोगों ने वेक्टर निकाला है, ठीक है, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर एन कहलाता है। ये वेक्टर क्या है? एन, ठीक है जनाब। वो शुरू में आपने पूछा था ना एन वेक्टर क्या है, या एन वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट होता है, तो ये एन वेक्टर की कैलकुलेशन है, ठीक। ये जो हम लोगों ने अभी निकाले इसका हम लेंगे sin थीटा के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें जरूरत नहीं ये है, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा ही नहीं जाता और वो निकलता भी नहीं है।
हम लोग अगर, क्योंकि हमारे पास अननोन होता है ना ये n, हमें क्या पता n क्या है, तो इसलिए ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछा जा सकता। दो अननोन तो एक टाइम पे नहीं आएंगे ना। तो सर फिर उस वाले क्वेश्चन में जिसमें साइन थीटा वाला पार्ट आ रहा है उसके उसका एन कैसे हम फिगर आउट करेंगे? आप लोगों को या तो गिवन होगा ना एन बी, तो वो फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज क्या होगा, गिवन ना होगा तो ठीक फिर है तो कुछ भी नहीं है। खैर है ऐसे ही सर आपके थीटा की वैल्यू 90 आएगी क्या, हमें गिवन होगी? वो आप लोगों को कुछ भी देखो, क्वेश्चन है अगर आपके पास ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है और एन भी गिवन है, चार चीजें आपको गिवन हो, तो फिर आप ए क्रॉस बी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें निकालने के मतलब वो देते ही नहीं है क्वेश्चन, आमतौर पे उस तरह से पूछा ही नहीं जाता। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जो अभी हम आगे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए उसमें उस कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्लियर होना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो छोड़ दें उसको, वो आगे चलते हैं हमें पता चल जाएगा। कंसेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर है कंसेप्ट कि आपकी ए क्रॉस बी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर ए बी की कैलकुलेशन आपने करनी है तो ए क्रॉस बी की कैलकुलेशन का भी एक तरीका बेहतरीन है कि डिटर्मिनेंट निकाल लें, और यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया आपके पास ए क्रॉस बी का। ठीक है, और अगर वो ये कहता है कि आप एन वेक्टर मालूम करें, तो फिर ये सारा करने के बाद ये भी सारा करना होगा। और गिवन क्या होगा, गिवन सिर्फ दो वेक्टर्स होंगे ये वाले, यानी इस तरह से दो वेक्टर गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, एन। तो वो फिर आपको ये पूरे का पूरे ये कैलकुलेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से, देन फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर हर वैल्यू इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगी, वो एन निकल आएगा। इजी कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो n होगा। हाँ जी, जो ये जो यूनिट वेक्टर निकल रहा है ना, इसको एन कहेंगे। बाद जगह इसको एन भी कह देते हैं, बाद का डायरेक्टली इसको ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। असल में तो ये ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर ही है ना, तो नाम है जो मर्जी कह दें। आगे चलते हैं, आपको जो कंफ्यूजन हो रही है वो भी क्लियर हो जाएंगी। ये मैं रेस कर दूं, ये रेस कर दूं, सबने नोट कर लिया है तो यस सर। ओके, आगे चलते हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आपके सारे मैट्रिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसको फिलहाल छोड़ दें, इसकी जरूरत ही नहीं है। आगे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहाँ चला गया, जी। क्वेश्चन 1 है कि वेक्टर A has magnitude 3, वेक्टर B has magnitude 4, the angle between A and B is 30 and n is a unit vector at right angle। अब देखो n आपको एज इट इज ही रखा हुआ है, इसको मतलब उसने दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब n को हम छेड़ेंगे नहीं। हमारे पास फार्मूला क्या था जी, किसी को याद है फार्मूला? A क्रॉस B sin थीटा। जी, A क्रॉस B, ये मैं Sin मार्कर theta चेंज कर n। सर इसका आंसर 6n आ रहा है। जी, लोगों ने निकाल भी लिया और हम लोग अभी मार्कर ही ढूंढ रहे हैं जी। A क्रॉस B, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, इसका फार्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और देन साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय इनटू n। अब मैग्नीट्यूड ऑफ A उसने गिवन है 3, 3 4 मैग्नीट्यूड ऑफ B गिवन है 6 नहीं 4, 4 साइन जो है वो आपको दिया हुआ है 30 सॉरी 30, और n जो है वो आपके साथ वैसे ही आ गया। तो अब 3
कैलकुलेटर से प्रेस करें तो वो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 1/2 1/2 12 4 sir. 6n, ये 6n आ जाएगा। साइन 31/2 होता है, तो 2 4 से कट कर 6, तो बी आंसर आ रहा है। Yes sir. ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो ये अब ए और बी जी के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से मल्टीप्लाई फार्मूला होगा। देखो ना, आपके पास a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन जी ऑफ सर। थीटा मल्टीप्लाइड बाय n, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय n, तो 3 4 और 1/2 मल्टीप्लाइड होके 6 आ गया। साइन 30 1/2 होते हैं। ठीक है, यस सर। तो b पे मैं लॉक लगा दूं? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। यस सर। ओके रोड पर इसकी बाइक के लिए जी, क्या कह रहे हैं? तो जनाब ये आ रहा है, यूज द फार्मूला, ये a मैग्नीट्यूड 3 b मैग्नीट्यूड 4, तो वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय n, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 और इज इक्वल टू 6n। क्लियर है जनाब? तो इसका मतलब आपका आंसर तो सही हो गया। वाह जी वाह। अगला क्वेश्चन जी, इसको कौन करेगा? ये भी सेम है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे हो। हो गई? हो गया। क्या आंसर आया है? सी 15n। सी लगा दूं लॉक? Yes sir. किसी दूसरे का कोई और तो नहीं आया? No sir, यही है। जी वाह जी वाह, ये भी आंसर सही हो गया। गुड हो गया, आप लोग तो छा गए हो। अगला क्वेश्चन जी, ये कैसे करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। मुश्किल है ना? इसका आंसर क्या आ रहा है? सर ये आ रहा है। ए कंफर्म? Yes sir, A शायद। और वाह क्या बात है जी, आप लोग तो छाए चले जा रहे हो। तो ये इसका आंसर, इसको किसी ने पूछना है कि ये कैसे आया है या आगे चलें? ये वैसे ही है। नहीं, वैसे मतलब किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनमें से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो आगे चलें। जी सबको क्लियर है? समी आप हो? जी अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए एंड बी? इसमें वो डिटर्मिनेंट वाली की मदद से निकलेगा। सर इसका आंसर है डी। डी पक्का? यस सर। Yes, पक्का? sir. ओके, Yes. वाह यही है क्या बात है जनाब। तो वो डिटर्मिनेंट से निकाला आपने, तो ये आंसर आ गया। आगे चलें। जी नेक्स्ट,
सर ये आंसर है इसका। ए जी, लॉक लगा दें? यस सर। यस सर। गुड हो गया। ठीक है सर, यही अगला जी, 2 - 5 1, 3 - 2 and -4। सर इसका बी आ रहा है। जी लगा दें लॉक? लगा जी रही हूँ सर। ओके, यस सर बी है। वाह जी वाह, ये भी ठीक हो गया। अगला, ये सर 2 स्टूडेंट ही कर रहे हैं या बाकी लोग भी कर रहे हैं? सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं। कर रहे हैं, चलें गुड। यस सर। करें करें, शाबाश, गुड। चलें, इसका आंसर क्या आ रहा है? सर सी आ रहा है इसका आंसर। सी, वाह क्या बात है। नेक्स्ट, चलें नेक्स्ट। यस सर। जी बाकी लोग? यस Yes, सर sir. सी आ रहा है। यस सर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपने देखा क्वेश्चन सिर्फ 2 ही तरीकों से पूछे जा सकते हैं। यस सर। सर इसका ए है। इसका ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सर सी आई गेस। इसका ए क्रॉस बी निकालना है और उसके बाद आगे फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। सर मेरा ख्याल है सी बन रहा है थे। यस सी आंसर है। इतनी जल्दी जल्दी आप कर रहे हो? कैसा सी है? वाह, यस सर सी आंसर है। अब तो स्पीड आपकी हो गई भाई। तो ये इसका आंसर सी हो गया। आगे क्वेश्चन पे चलें। सर बस एनर्जी खत्म हो गई है। आखिरी 10वां रह गया बस। जी, A, B, C are 3 vectors such that C is the perpendicular to both A and B. What is the सर ये तो vector जीरो नहीं बनना value of- चाहिए। जी ये तो जीरो बनना चाहिए राइट? कैसे पता चला? क्योंकि सर आपने बताया था कि जब एक वेक्टर दूसरे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बनेगा तो फिर वो जीरो बन जाएगा। अब इसका डिग्री बनता है, सॉरी दरमियान में इसका एंगल 90 बनाता है। जब तीनों एक ही लाइन पे होंगे तो वो जीरो हो जाएगा। या तो और जीरो फैक्टर बनेगा। अच्छा, तो A क्रॉस B जो है वो आपके पास आ गया C। ये 2 पैरेलल वेक्टर आ रहे हैं, तो पैरेलल वेक्टर B बन रहा है। चलें, आपके कहने के मुताबिक लॉक कर दो फिर, पक्का? यस। वाह जी वाह, एक्सप्लेन भी करते हैं इधर आप जो बोल रहे थे। जी, A क्रॉस B जो फार्मूला आपके पास है, थीटा इज एंगल बिटवीन A and B और n is a unit vector perpendicular to both A and B. Therefore, A cross B cross A is equal to A magnitude B magnitude sin of theta into cross n cross C.
but N and C are both perpendicular to A and B, so are parallel to each other. और पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि वो जीरो एंगल होता है, और जीरो होता है तो वो आपके पास क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। तो सही हो गया जनाब, आज तक तो छा गए आप लोग, सारे के सारे आंसर आपके ठीक हो गए हैं। तो अब आप चेक करने जा रहे हो कि आपका रिजल्ट क्या आता है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हमारा रिजल्ट कहाँ गया? सर जादू जादू सर बस उसको भी रोका। इस टैब को क्रॉस कर दे सर, दोबारा यूज करें। हमारा रिजल्ट भाई, ये तो बुरी बात है, रिजल्ट ही गायब हो गया। हेलो ये क्विज रिजल्ट, वो तो कुछ, ये क्विज रिजल्ट 100% रिजल्ट आ गया। और इसके साथ हमारा सारा काम भी खत्म हो गया, और कल से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है? सर कल लेक्चर है? कल से आगे जब भी आता है, इतवार को पढ़ना है हमने। सेंड किया ना अच्छा जी।